हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 2 चल रहा है नए बुक के आधार पर, और पुराने बुक के आधार पर चैप्टर 3 चल रहा है बच्चों। तो चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसके प्रकार। ठीक है, इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। इसको किस प्रकार से कारक प्रभावित करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। बच्चों प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलें आप लोग बेहतर रूप से। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स लेना भी चाहते हैं हमारा नोट्स, तो कांटेक्ट नंबर आपको दे देता हूं 968529 968529 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अनंत से हमारे पास कोई एक चार्ज है, उसको ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि एक हमारे पास आवेश है, चार्ज है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वो वहां पर विभव होता है। यहां पर भी बच्चों वही चीज है। जैसे हमारे पास एक विलयन है या विद्युत अपघट्ट है, उसमें हम एक धातु का क्षण डालते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षण से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या क्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो आवेश का ही खेल है, उस पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो वर्क होगा ना, विभव ये क्या है, कार्य है ना, तो जो वर्क होगा ना वही इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने में जो वर्क है, जो एनर्जी है, वही वो उसका विभव का रूप ले लेता है। तो इलेक्ट्रोड के द्वारा ही या तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए। उस स्थिति पर जो विभव उत्पन्न होता है उसके सतह पर, विभव का मतलब जो कार्य एनर्जी जो वहां पे रिलीज होती है, वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। जैसे बच्चों यहां पर हम समझने के लिए एक डायग्राम का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास एक यहां पर पात्र है और यहां पर हमने डाल दिया बच्चों जिंक सल्फेट का विलयन। इस पर हमने जिंक सल्फेट डाला। अब जिंक सल्फेट डाला तो Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव यहां पर आयन के रूप में बन सकता है। ये आपका विद्युत अपघट्ट है, मतलब टूट भी सकता है। Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ये टूट सकता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इसमें आयन है। अब बच्चों यहां पर हमने एक, जैसे हमने जिसका भी यहां पर हमने विद्युत अपघट्ट लिया है, उसी धातु का यहां पर एक हम छड़ लगा देते हैं, तो ये हमारा जिंक का छड़ हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इस जिंक के क्षण के माध्यम से इसकी प्रवृत्ति होती है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितना, जिंक जो हमारा है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो Zn2 पॉजिटिव बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बच्चों जैसे ही हमने इस जिंक के राड को जिंक के आयन के ही संपर्क में रखा, भाई ये हमारा ZnSO4 है, जब ये टूटेगा तो ये भी तो ऐसे ही बनेगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये आयन भले ही है, लेकिन ये भाई साहब ये ZnSO4 के रूप में है, टूटेगा तो ये आयन के रूप में बदल जाता है। तो थोड़ा सा आप बेसिक समझो ना भाई, कुछ किसी भी चीज को समझने के लिए मैं पृष्ठभूमि तैयार करता हूं ताकि रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल ना रहे। कि जब हमने धातु के छड़ को, हमने धातु का छड़ ले लिया, ये हमने जिंक का छड़ ले लिया और इसी के आयन में ही रखा, मतलब इसी के विद्युत अपघट्ट में डुबाया, तो इसमें या तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। 3 कंडीशन कैसे, इसके रीजन को मैं भी शेयर करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहला कंडीशन ये है, जैसे हमारे पास ये मेटल है बच्चों, क्या है, मेटल है, तो मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। मान के चलता हूं कि n इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब ये एक्वस अवस्था में है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, n इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो क्रिया हो गई वो ऑक्सीकरण है। 3 घटना हो सकती है बच्चों किसी भी धातु के सतह पर, या इलेक्ट्रॉन त्याग दे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। यहां पर अभी आप देखो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। ऐसे हम एक और पात्र ले लेते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन प्रयोग करते हैं बच्चों। थोड़ा सा पृष्ठभूमि है, प्लीज आप लोग लास्ट तक देखें तभी आपको क्लियर हो पाएगा। यहां पे आपने ले लिया कॉपर सल्फेट और इसमें आप किसका राड डालेंगे, कॉपर का ही यहां पर छड़ लगा देंगे। अब इसमें होता क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो CuSO4 है वो Cu2 पॉजिटिव और SO4
2 नेगेटिव में बनता है, और ये जो आपका Cu2 पॉजिटिव आयन है ये यहां पर जाता है, ठीक है। और इस क्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो हमारा एक आपके पास क्षण है कॉपर का, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो हमारा रॉड था इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थी। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, कब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब हमने किसी भी क्षण को किसी भी आयन में, मतलब उसी धातु के आयन में हमने जब डाल दिया, तो इसमें 3 कंडीशन है। एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। जैसा कि बच्चों यहां पर Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले तो सॉलिड अवस्था में कॉपर बना लेगा सिंपल तरीके से, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन ये है कि हमने कहा कि मेटल है, मेटल या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक्वस अवस्था में है, n इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है, n इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, तो ये सॉलिड स्टेट में आ सकता है। तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरा कंडीशन ये है कि उसमें दोनों चीज हो जाए। दोनों चीज कैसे? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, धातु की सतह पर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए हमने छड़ को डुबाया, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, इस पर अपचयन हुआ था बच्चों, ठीक है, क्या हुआ था? अपचयन हुआ था। ये सॉलिड स्टेट था बच्चों। ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागा, जैसे यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका रिवर्स में उल्टा कर दूं बच्चों, तो आप कहोगे जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो फिर से सॉलिड स्टेट पे आ जाएगा, तो इस पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ हो सकती है। मतलब यहां तक तो क्लियर हुआ कि जब किसी भी हम छड़ को उसी धातु के आयन में डुबा देते हैं तो यहां पे 3 कंडीशन हो सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या तो उसमें दोनों की क्रियाएं हो, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की क्रियाएं हो जाए बच्चों। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन त्यागने और या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस धातु के क्षण के सतह पर, इस धातु के क्षण के सतह पर बच्चों एक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विभव मतलब एक क्षमता, एनर्जी। इसलिए तो बोलते हैं कि किसी भी क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या तो आप मेरे अनुसार परिभाषा लिखें कि जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के आयन में डुबाया जाता है, विद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है, तो क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। फलस्वरूप जब क्षण इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है, फलस्वरूप उसके सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, वही विभव उसका वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हमने कहा कि यदि वह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब वहां पर ऑक्सीकरण हो रही है बच्चों, तो उसे आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण विभव। आप इलेक्ट्रोड को काट सकते हैं, इलेक्ट्रोड आप नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हैं। अब जब हमने कहा कि किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, तब वहां पर अपचयन विभव कहलाती है। भाई साहब रट्टा नहीं मारना है, हमने आपको बारीकी से समझाया कि जैसे ही हमने रॉड को या क्षण को हम उसी धातु के आयन में डुबाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, फलस्वरूप उसमें ऑक्सीकरण होती है, तब उसके सतह पे जो विभव होता है उसे हम ऑक्सीकरण विभव भी कह सकते हैं। या कि जब हम किसी रॉड या क्षण को उसी धातु के आयन में डुबाते हैं तो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब वहां पर जो विभव उत्पन्न होता है बच्चों, वहां पे अपचयन विभव होता है। ये दोनों प्रकार भी आप समझ गए होंगे। परिभाषा यहां पर लिखी गई है कि किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। अर्थात हमने वो भी आपको समझा दिया कि लिखना है कि जब किसी धातु के क्षण को या धातु को उसी धातु के आयन के संपर्क में रखा जाता है तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है, फलस्वरूप उसके सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये कंडीशन मैंने आपको एक चीज कहा कि मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये कब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं, जो कि नर्नस्ट के द्वारा समझाया गया। और जैसे ही अभी आप ताप और दाब का प्रभाव पढ़ोगे तो बोलोगे भाई कि नर्नस्ट के आधार पर, तो यहां पर हम दाब का प्रभाव थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसा कि बच्चों यहां पर हम एक पात्र ले लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
ये पात्र है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी क्लियर होगा, अंततः तो फिर मजे मजे में खत्म कहानी। यहां पर हमने कहा कि एक राड हमने डाल दिया, राड हम थोड़ा सा चौड़ा डाल देते हैं। ठीक है, ये राड है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों ये हमारा जिंक का राड है, ये जिंक का राड है, ये आपस में ही खुद इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब इसके अंदर प्लस का चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके अंदर प्लस का चार्ज है। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसमें प्लस का चार्ज है। अब ये प्लस का चार्ज बच्चों, ये प्लस का चार्ज यहां पर दाब लगाएगा, इसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोड का, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण परासरण दाब, ऑक्सीकरण परासरण दाब ऐसा भी बोला जाता है। तो दाब का भी प्रभाव होता है। पहले समझिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर ये दाब लगाता है, यहां पर क्या करता है, दाब लगाता है। और जैसे हमने इस पर भरा जिंक सल्फेट ZnSO4, तो यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन है, तो यह भी दाब लगाने की कोशिश करता है, यहां भी दाब लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब 2 कंडीशन है, एक अंदर का दाब P0 और एक बाहर का दाब, एक अंदर का दाब और एक बाहर का दाब। कंडीशन समझिए, यदि बाहर का दाब कम है, बाहर का दाब कम है और अंदर का दाब अधिक है, तो ये जो Zn2 पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इसलिए ऋण आवेशित हो जाता है। कंडीशन तो भी बता रहा हूं ना भाई, कि कब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उस चीज के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं बच्चों, कि भाई अब ये यहां से पॉजिटिव के रूप में बाहर आ गया और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए ऋणात्मक होगा और एनोड का रूप ले लेता है। देखो भाई, समझने की कोशिश करो कि बाहर का दाब थोड़ा सा कम हो गया और अंदर का दाब अधिक है, इसलिए ये भाई बाहर निकल आता है, Zn2 पॉजिटिव बाहर आ जाता है, Zn2 पॉजिटिव बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर अधिकता रहती है बच्चों, इसी कारण से Zn2 पॉजिटिव बाहर आता है और अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाती है। ठीक है, तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जैसे हमने कहा कि भाई हमने कापर ले लिया, ठीक है, ये कापर का धातु है, इस पर भी धन आयन है, ऐसा नहीं है धन आयन नहीं है। ठीक है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, आयन के रूप में हो जाता है, Cu जो है वो आयन के रूप में है, लेकिन यहां का जो दाब है P0 ये बच्चों कम है, बाहर जो पॉजिटिव आयन है ना इसके अपेक्षा। भाई यहां पर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, तो यहां का जो दाब है अधिक होता है, इस कारण से अंदर ये Cu2 पॉजिटिव प्रवेश कर जाता है, अंदर वाला प्लस बाहर नहीं आता, बल्कि बाहर वाला जो प्लस है अंदर चला जाता है। ये हमने कहा कि बाहर का दाब P और अंदर का दाब P0, तो P0 का मान कम है, बाहर का दाब अधिक है, इस कारण से ये प्लस चला जाता है और Cu2 पॉजिटिव आयन यहां हो जाता है, इस कारण से धनात्मक होता है और एनोड का कार्य करता, कैथोड का कार्य करता है। तो कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, वो भी चीज मैंने बता दिया कि भाई साहब यहां पे जो विद्युत अपघट्ट है यहां पर भी आयन है, उसका दाब कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बाहर आता है और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागता है, लेकिन ये पॉजिटिव अंदर कब जाता है, जब बाहर का दाब अधिक होता है। तो ये कंडीशन, ये कारण है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा था इलेक्ट्रोड विभव, तो ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रोड किस प्रकार से अपना विभव बनाता है। ठीक बच्चों, प्रवृत्ति यहां पर कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला धातु की प्रकृति है, धातु की प्रकृति जिसे मैंने कहा कापर है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जिंक है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। तो यहां पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है वो उसके प्रवृत्ति अर्थात उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि कितनी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की। इलेक्ट्रोड विभव धातु के विद्युत ऋणात्मकता विद्युत धनात्मकता पर निर्भर करती है, जिसका मान प्रबल होता है उससे उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है बच्चों, सिंपल है, समझ सकते हैं ना, उतना ही ज्यादा वहां पर विभव उत्पन्न होगा। दूसरा, धातु आयनों का सांद्रण, किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके विलयन में उपस्थित धातु आयनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। सांद्रण बढ़ने से ऑक्सीकरण विभव कम हो जाता है, मतलब ज्यादा धनात्मक आयन होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है।
इसके बाद ताप का प्रभाव, इसको नरनष्ट के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको नरनष्ट के आधार पर जिस प्रकार से मैंने कहा कि अंदर धनात्मक आयन का दाब कैसे होता है बच्चों, और दाब का प्रभाव तो आप जानते ही हैं कि सेलों के अभिक्रिया में गैस के दाब का प्रभाव पड़ता है, इसलिए गैसीय इलेक्ट्रोडों में गैसों का प्रभाव निश्चित रखा जाता है, मतलब ज्यादा गैस ना हो, इसलिए तो हमेशा जो प्रायोगिक होता है उसे एक बंद कमरे में ही किया जाता है, ऐसे खुले जगह पर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्रभाव रहता है कि इस दाब पर इतनी क्रिया हो रही है और अधिक दाब हो जाएगा तो उस पर इफेक्ट डालेगा। तो ये तो खैर लंबा प्रोसेस है, यदि दाब का प्रभाव अध्ययन करेंगे, ताप का प्रभाव अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रोड विभव क्या है उसके बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप नोट्स यदि बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें बच्चों और विधिवत लिखते चलें, इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स तैयार करके लाता हूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप लोगों की तैयारी में कोई बाधा ना हो सके और आप अच्छे से तैयार कर सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। टेलीग्राम चैनल शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, समय समय पर वहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।